अगर आरक्षण का सही अर्थ समझना है तो ये वीडियो पूरी देखें। आज हमारे देश में जिस चीज को सबसे ज्यादा खतरे में बताया जाता है वो है भारत का संविधान, और इसी संविधान की रचना बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर ने की है। वर्ष 1891 में डॉक्टर आम्बेडकर का जन्म हुआ था और उन्हें भारत के संविधान का चीफ आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। हमारे देश में डॉक्टर आम्बेडकर के नाम पर कई दशकों से राजनीति होती आई है और भारत में कुल मिलाकर छोटी बड़ी 2858 पार्टियां हैं, जिनमें से 212 पार्टियां ऐसी हैं जो खुद को आम्बेडकर के सिद्धांतों से प्रेरित बताती हैं और इनके नेता आम्बेडकर के नाम की ठेकेदारी करके सत्ता हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन आज हम आपको यह बताएंगे कि इनमें से किसी ने भी आप लोगों तक आम्बेडकर के असली विचारों को पहुंचने नहीं दिया। आज हम डॉक्टर आम्बेडकर के कुछ ऐसे विचार लेकर आए हैं जिन्हें मानना तो दूर बल्कि भारत के लोगों ने ठीक उनके विपरीत काम किया है, और आप भी आज हैरान रह जाएंगे। इसलिए डॉक्टर आम्बेडकर के जन्मदिन को मनाना, लोगों को बधाई देना तो एक तरीके से एक परंपरा सी बन गई है और सभी लोग उसे निभा देते हैं। लेकिन डॉक्टर आम्बेडकर को ठीक से समझा कोई नहीं। असल में आजाद भारत को लेकर आम्बेडकर के जितने भी विचार थे और वो जिस तरह के भारत का सपना देखते थे, उन विचारों का कभी पालन हुआ ही नहीं। आम्बेडकर मानते थे कि कोई भी नेता देश से बड़ा नहीं होता और इसीलिए किसी भी नेता की मूर्ति लगाकर उसकी पूजा करना इस देश के नागरिकों के लिए सही नहीं होगा। यानी आम्बेडकर नेताओं की प्रतिमा लगाकर उन्हें स्मरण करने के खिलाफ थे। लेकिन भारत के नेताओं ने इसी देश में आम्बेडकर की हजारों मूर्तियां बनवाई और उनके नाम पर चुनाव में वोट मांगे, और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज पूरे देश में सबसे ज्यादा मूर्ति डॉक्टर आम्बेडकर की ही है। और ऐसा नहीं कि डॉक्टर आम्बेडकर ये कहकर गए हो कि मेरी मूर्ति बनवाई जाए, बल्कि वो तो इसके खिलाफ थे। असल में उनकी प्रतिमाएं बनाकर अलग अलग पार्टियां वोट बटोरना चाहती हैं, अपनी मार्केटिंग करना चाहती, और ये स्थिति तब है जब वहां से लगभग 80 साल पहले 18 जनवरी 1943 को डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा था कि वो मूर्तियों के उपासक नहीं है, वो उन्हें तोड़ने में विश्वास रखते हैं। इसी भाषण में वो ये भी बताते हैं कि उनके लिए यह कहा जाता है कि वो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना से नफरत करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो गांधी और जिन्ना को नापसंद करते हैं क्योंकि वो किसी भी नेता की बजाय अपने देश से प्यार करना ज्यादा जरूरी समझते हैं। आम्बेडकर ने अपने इस भाषण में यह बात भी कही थी कि उन्हें उम्मीद है कि भारत के लोग एक दिन ये बात जरूर सीखेंगे कि कोई भी नेता देश से बड़ा नहीं होता और नायक पूजा का सच भारत में हमेशा कठोर और दुर्भाग्यपूर्ण ही होगा। ये कहकर गए वो यह शब्द डॉक्टर आम्बेडकर के थे, लेकिन हमारे देश में इस पर जरा भी अमल नहीं हुआ और हमारे देश के नेताओं ने उन्हीं की प्रतिमाएं भारत में बनवाई और उन्हीं की नहीं। आज हमारे देश में सबसे जो बड़ी परंपरा है राजनीति में, वो नेताओं की प्रतिमा बनाना और हर जगह बनाकर उन्हें लगा देना, ये हमारे देश की परंपरा बन चुकी है। इसी तरह डॉक्टर आम्बेडकर ने खुद संविधान बनाते वक्त उसमें आरक्षण की स्थायी व्यवस्था नहीं की थी। 30 नवंबर 1990-48 को जब संविधान सभा में आरक्षण पर बहस हुई, तब आम्बेडकर ने कहा था कि आरक्षण लागू होने के 10 साल में इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि जिन्हें आरक्षण दिया गया है, क्या उनकी स्थिति में कोई सुधार हुआ है या नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आरक्षण से किसी वर्ग का विकास हो जाता है तो उसके आगे की पीढ़ी को आरक्षण का लाभ नहीं देना चाहिए। इसके पीछे उन्होंने ये कलम थी, ये आरक्षण का मतलब निर्णय करने की ताकत थी जिसके सहारे पूरी जिंदगी काट दी जाए। ये विकसित होने का एकमात्र एक अधिकार है। लेकिन हमारे देश में वोट बैंक की राजनीति की वजह से आम्बेडकर के इस विचार की गंभीरता को समझा नहीं गया और हमारे देश की राजनीति ने आरक्षण की व्यवस्था को स्थायी बना दिया। आज भारत में किसी पार्टी ने किसी नेता में इतना दम नहीं की वो आकर ये कह दे कि वो आरक्षण को बंद कर रहा है। यहाँ तक कि यह बात हम बार बार कहते आए हैं कि आरक्षण जिन लोगों को मिल रहा है उनके बारे में एक आकलन होना चाहिए, और अगर किसी एक परिवार को आरक्षण का लाभ मिल चुका है और वो परिवार अब इस स्थिति में आ गया है कि उसे अब इस बैसाखी की आवश्यकता नहीं है, तो फिर उसका आरक्षण बंद होना चाहिए और फिर ये आरक्षण ऐसे परिवार को मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को मिलना चाहिए जिन्हें आरक्षण की जरूरत है, जिन्हें इस बैसाखी की जरूरत है। आज हमारे देश में किसी पार्टी की हिम्मत नहीं,
अंबेडकर के जो अनुयायी हैं, अंबेडकर के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, और इसलिए उनमें भी ये हिम्मत नहीं है कि वो डॉक्टर अंबेडकर के इस विचार को अपने लोगों के सामने स्वीकार बदले के भाव को जन्म देने का और समाज को साफ लेके चलने की प्रेरणा देने वाला प्रयास चुनाव बाबा साहब अंबेडकर की हर बात में झलकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने तो आरक्षण को समाज के सुधारने के लिए पेश किया था। बाबा साहब अंबेडकर का हमेशा हमेशा ऋणी रहेगा, जिसने देश की एकता के लिए अपने जुल्मों को भारत बंद और सत्याग्रह जैसे पारंपरिक आंदोलनों के भी खिलाफ थे। लेकिन हमारे देश के लोगों ने उनके इस विचार को भी कभी नहीं अपनाया। वर्ष 1949 में संविधान सभा में दिए अपने आखिरी भाषण में अंबेडकर ने कहा था कि भारत को अगर आगे बढ़ना है तो उसे प्रजातंत्र में विरोध जताने की उन परंपराओं को छोड़ना होगा जिनमें सत्याग्रह और असहयोग जैसे आंदोलन किए जाते हैं। उन्होंने कहा था कि जब लोग संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था होते हुए भी पारंपरिक आंदोलन को विरोध के तरीके के रूप में अपनाएंगे तो फिर आजादी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आपको अगर ठीक से समझना चाहें तो मैं आपको उनका यह भाषण पढ़कर सुनाता हूं, पर आपसे दरख्वास्त है ध्यान से सुने, तभी पूरी बात समझ में आएगी। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, यदि हम लोकतंत्र को केवल रूप में ही नहीं वरन यथार्थ में बनाए रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे विचारों अनुसार सबसे पहले हमें यह करना चाहिए कि अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमें संवैधानिक रीतियों को दृढ़तापूर्वक हम अपनाएं। इसका अर्थ यह है कि क्रांति की निर्मम रीतियों का हम परित्याग करें। इसका अर्थ यह है कि सभी ने अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह की रीति का हम परित्याग करें। आर्थिक तथा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब कोई मार्ग न रहे तब तो इन असंवैधानिक रीतियों का अपनाना बहुत कुछ रूप में न्यायपूर्ण हो सकता है, पर जब संवैधानिक रीतियों का मार्ग खुला हुआ है कि इन असंवैधानिक रीतियों का अपनाना कभी न्याय संगत नहीं हो सकता। ये रीतियां अराजकता के सूत्रपात के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और जितना शीघ्र इनका परित्याग किया जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। ये बात डॉक्टर अंबेडकर ने इसलिए कही क्योंकि उनके मुताबिक जब इस तरह की सविनय अवज्ञा का जो दौर चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था, सत्याग्रह चल रहा था, यानी इस तरह के जो विरोध प्रदर्शन जो होते थे, ये जब तक हम गुलाम थे, दूसरा देश हम पर शासन कर रहा था, यानी अंग्रेज शासन कर रहे थे, हम गुलाम थे, हम अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे, तब तक ये सत्याग्रह, ये धरने प्रदर्शन, ये हड़ताल, ये सारी जो चीजें हैं, ये भारत बंद, असहयोग आंदोलन, तब तक तो इसके लिए कोई जगह थी, क्योंकि हम किसी विदेशी ताकत के खिलाफ लड़ रहे थे और उससे हम असहयोग करना चाहते थे। लेकिन जब हमारा देश आजाद हो चुका है और जब हमारे देश में एक संविधान बन चुका है, हमारे देश में नियम कानून बन चुके हैं, और वो भी हमारे देश के लोगों ने बनाए हैं, हमारे अपने नेताओं ने बनाए हैं, हमारी अपनी चुनी हुई सरकार ने बनाए हैं, तो फिर हम अपने ही देश के संविधान के खिलाफ, अपने ही देश की व्यवस्था के खिलाफ असहयोग कैसे कर सकते हैं? उसके खिलाफ आंदोलन कैसे कर सकते हैं? उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कैसे कर सकते हैं? इसीलिए उन्होंने कहा कि आजादी मिलते ही अब इस तरह के आंदोलन, भूख हड़ताल, बंद वगैरह समाप्त हो जाने चाहिए। लेकिन ऐसा